मिस हरसिमरत नूरी हमारे साथ हैं और हमारा ये क्लास सोशल साइंस के ऊपर है। ओवर टू यू मैम। नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है। और आज का हमारा जो विषय है वो है इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावना। और इसमें आज हम जो है जो डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि सामाजिक विज्ञान में कौन-कौन से विषय आते हैं और ये विषय सामाजिक विज्ञान में क्यों रखे गए हैं या इनकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। और दूसरा जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि मानव के विकास किस प्रकार हुआ, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। और अगर अगर समय रहा तो हम ये भी चर्चा करेंगे कि सामाजिक विज्ञान और हमारी आज की कौन-कौन सी समस्याएँ हैं, उसको हम किस तरीके से सामाजिक विज्ञान के ज्ञान से उनसे हम उभर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं या सामाजिक विज्ञान क्या है? तो जैसा कि नाम से ही मालूम होता है कि सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, ये हम कहीं न कहीं हमारे समाज से संबंधित है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सामाजिक विज्ञान की तो इसमें हिस्ट्री है, आर्कियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है और आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स आता है। लेकिन अगर हम 10th लेवल पे हम बात करें कि हम 10th लेवल पे कौन से सोशल साइंस के क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल की बात करें तो उसमें जो है हमने पॉलिटिकल साइंस को रखा है, ज्योग्राफी को रखा है और हमने हिस्ट्री को रखा है। ये हमने 3 सब्जेक्ट सोशल साइंस की किताब में रखे हैं और यही बेसिक हम मानते हैं कि इस पे भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज़ है कि कौन-कौन से सब्जेक्ट 10th क्लास में सोशल साइंस में होने चाहिए। तो ये हमने सब्जेक्ट्स रखे हैं। सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें कि हम इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, तो सामाजिक विज्ञान का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। इसको पढ़ने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? वो ये है कि सामाजिक विज्ञान के अगर हम अध्ययन करते हैं तो इससे हमें समाज के विभिन्न पहलुओं को समझाने में सहायता मिलती है और सामाजिक विज्ञान हमें ये बताता है कि हम सबकी ज़िंदगी यानी कि हर इंसान की ज़िंदगी कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई है और सामाजिक विज्ञान से ही हम ये जान पाते हैं कि मानव ने प्राचीन काल से यानी कि प्रातैतिहासिक काल से आज तक किस तरीके से उसने विकास किया, कैसे उसने विभिन्न चरणों को पार किया और आज वो यहाँ तक हम यहाँ तक मानव हमारा जैसे हम लोग यहाँ तक आ पाए हैं। इस सब से हमें सामाजिक विज्ञान से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम बात करें समाज विज्ञान की तो देखिए कि सबसे पहले अगर कोई सब्जेक्ट था तो वो था फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, जिसका मतलब होता है मतलब उसका ये है कि दर्शन शास्त्र का मतलब है ज्ञान और उस विषय का ज्ञान। आपने देखा होगा कि अभी भी किसी भी सब्जेक्ट में जो हाईएस्ट डिग्री है वो पीएचडी यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ही दी जाती है और बाद में जैसे-जैसे मानव ने अपना विकास किया, मानव का विकास होता चला गया और उसके ज्ञान बढ़ता गया, उसी तरीके से जो है हर विषय की जो है विभिन्न-विभिन्न शाखाएँ बनती चली गई और हर सब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरतें महसूस होने लगी और इसी वजह से हम कहेंगे कि आगे चल के साइंस और सोशल साइंस अलग हो गए। अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में हम सारे क्या पढ़ते हैं? साइंस में हम सारे बायोलॉजिकल साइंस पढ़ते हैं, हम साइंटिफिक जितने हमारे इन्वेंशंस हैं, जो हमारी डिस्कवरीज़ हैं, वो सब पढ़ते हैं। तो साइंस ने हमारी लाइफ को बहुत ईज़ी कर दिया है। हमारी लाइफ बहुत ईज़ी हो गई है और हम सबसे बड़ा उदाहरण हम साइंस का यही ले सकते हैं कि आज सब लॉकडाउन में है लेकिन किसी का क्लास नहीं छूट रहा है। सब लोग क्लास ले रहे हैं। ये भी एक साइंस की देन है कि आज टीचर अपने घर बैठे हैं, स्टूडेंट अपने घर बैठे हैं और ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ये भी साइंस की देन है। और लेकिन अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करें, तो सामाजिक विज्ञान हमें समाज के बारे में बताता है, हमें ये बताता है कि हमें समाज में किस तरीके से रहना है, हमें किस तरीके से समाज में व्यवहार करना है, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमें समाज में किस तरीके से रहना चाहिए, हमारे मॉरल्स क्या हैं, हमारे वैल्यूज़ क्या हैं या हमें किस तरीके से जो है अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहिए या हमारे क्या कर्तव्य हैं या हमें जैसे कि एक हमें बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम सामाजिक विज्ञान से सीखते हैं। कि किस तरीके से हमें अपनी कल्चर, हमें अपनी धरोहर इन सबको संजोना चाहिए, कैसे हमें उन्हें जो है अच्छे से रखना चाहिए, ये सब पे हम समाज विज्ञान के अध्ययन से जानकारी प्राप्त कर पाते हैं या ये कहिए कि हम डायरेक्ट वे में उससे सीखते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे विषय हैं जैसे हिस्ट्री बताया मैंने आपको, आर्कियोलॉजी बताया, आपको ज्योग्राफी बताया, पॉलिटिकल साइंस बताया, सोशल साइंस में ही ये सब्जेक्ट्स आते हैं और सोशियोलॉजी बताया, इकोनॉमिक्स बताया।
तो ये सब्जेक्ट कहीं न कहीं मानव के विकास से और मानव के हमारे सबकी ज़िंदगी से कहीं न कहीं सब विषय जो हैं जुड़े हुए हैं। अब हम इस कार्यक्रम में अब हम आगे जो हैं ये विषय इन विषयों के बारे में थोड़ा-थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि ये विषय क्या है और मतलब ये क्यों सोशल साइंस का एक हिस्सा है। तो अगर हम बात करें इतिहास की, हम इतिहास से शुरू करते हैं। तो इतिहास क्या है? इतिहास जो है कि इतिहास का जो लिटरेरी मीनिंग है वो ये है कि ऐसा हुआ, यानी कि बीती हुई घटनाओं के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इतिहास कोई ऐसा नहीं, कोई कल्पना नहीं है, कोई विचार नहीं है कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा होना चाहिए था। इतिहास जो सच में हुआ है, एक साइंटिफिक नॉलेज है कि ऐसा ही हुआ होगा। Excuse कोई me, ma'am. हेलो, Madam, one question coming from Bangalore, जी बताएँ? Mr. Rajesh. He is asking how social science is concerned about society. Is सोसाइटी social science is meant for society? देखिए सोसाइटी से तो कंसर्न्ड है, उसका नाम से ही पता चलता है सोशल साइंस यानी कि सोशल क्या है? सामाजिक इंसान एक सामाजिक प्राणी है। तो सोशल साइंस जो है उसी का ही अध्ययन है। सोशल साइंस कहीं न कहीं जो है हमें समाज से जोड़ती है, हमें समाज के उन पहलुओं को बताती है, जो जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। अगर हम कहें तो सोशल साइंस इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स विदिन इन दो सोसाइटीज़ यानी कि समाज जो है हम कहीं न कहीं सोशल साइंस समाज के बारे में पढ़ते हो, समाज से ही कंसर्न्ड है सोसाइटी चाहे और जो सोशल साइंस में सब्जेक्ट लिए गए हैं आप उनको किसी भी तरीके से देखें, जैसे इतिहास ही है, इतिहास को आप देखें तो आप इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हैं? इतिहास कहीं न कहीं हमें हमारे प्राचीन समाज के बारे में बताता है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है या हमारा समाज कैसा रहा था। हम क इतिहास में समाज का ही तो एक तरह से देखा जाए या कल्चर, समाज इसके बारे में तो हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाते हैं। तो ये हमारे समाज से ही तो रिलेटेड है, तो सोसाइटी से कंसर्न है सोशल साइंस। ये इसीलिए इसमें ये सारे सब्जेक्ट लिए गए हैं। अगर हम अब इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स भी यही है कि किस तरीके से हमें जो है अपने जो मनुष्य ने अपनी प्रगति की किस तरह से सीमित संसाधनों में हमें आगे बढ़ना है या हम अपनी अगर फैमिली की बात करें तो किस तरह से हमें बजटिंग करनी है ये सब चीजें हम सोशल साइंस से ही सीखते हैं आई थिंक आपको अपना आपके जवाब मतलब सवाल का जवाब मिला होगा और मैं आगे भी इसमें और भी तरीके से बताने की कोशिश करूंगी आगे हम इसको और बहुत अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये सवाल पूछा और मैं और भी लोगों से गुजारिश करती हूँ कि वो जो उनकी स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है देखिए उसमें लॉगिन कीजिए sdmis.ac.in तो इससे जो है आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए इससे बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन भी होगा और आपको भी अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे धन्यवाद अब हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं हम बात कर रहे थे इतिहास की इतिहास हम क्यों पर इतिहास क्या है इतिहास जो है सच्ची घटनाओं पर आधारित है ये कोई राजा रानी की कहानी नहीं है ये किसी युद्धों की कहानी नहीं है ये किसी एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं है ये हर नारी हर पुरुष हर हर सोसाइटी हर समाज ये कहते हैं पूरे सभी इंसानों के बारे में है ये कोई किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है कि ये किसी इंडिविजुअल के बारे में है ये सभी पूरे समाज के बारे में है जिससे ये अमीर गरीब कोई किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो किसी भी लिंग कोई भी उसका लिंग हो कुछ भी हो लेकिन ये सारे इंसानों के बारे में है और ये एक साइंटिफिक नॉलेज है अगर हम इतिहास की बात करते हैं ये पूरे समाज और व्यक्तियों के बारे में है और इतिहास ही जो हमें पहचान देता है कि हम कौन है क्योंकि अगर हम अपने एंसेस्टर्स के बारे में या हम अपने भारत के बारे में या हम किसी भी देश के अगर हम अपने देश के बारे में या वो छोड़िए अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट में भी रह रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा तभी हम जो है उस जगह के इतिहास को जान पाएंगे उस जगह के इतिहास को समझ पाएंगे क्योंकि सब कुछ सुनने से अगर हम फैक्चुअल जानना चाहते हैं कि बेसिकली क्या हुआ होगा तो हमें जो है जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमें पढ़ने पड़ेंगे हमें वो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हो चाहे वो हमारे जो प्राइमरी सोर्सेज हो वो हमें पढ़ने पड़ेंगे चाहे वो किसी भी भाषा में हो तभी हम जो है एक्चुअल में हम तभी उस इतिहास को जान पाएंगे और ये मानव के विकास का अगर हमें अध्ययन करना है तो भी हमें इतिहास ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि साइंस कह सकते हैं कि साइंस लिखित मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है वो बाद में है लेकिन अगर आपको मानव का विकास पढ़ना है तो शायद वो हमें साइंटिफिक थ्योरीज तो हैं
लेकिन अगर हम आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से पढ़ें तो मानव के विकास को पढ़ने के लिए हमें जो है हिस्ट्री को, इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है आर्कियोलॉजी की, कि जो पुरातत्व विज्ञान में हमें जो पुरातत्व विज्ञान में हम जो पास्ट के बारे में, पास्ट के समाज और संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं, वो हम आर्कियोलॉजी में पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजी में कौन कौन सी चीजें होती हैं? आज जैसे आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ब्यूरल्स होते हैं, रूइंड बिल्डिंग्स होती हैं, मोन्यूमेंट्स होते हैं, इन सब का अध्ययन जो है आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। वो फिर उनको इंटरप्रेट करते हैं, उनको या ये कह सकते हैं कि उनको शब्द देते हैं। जैसे एक बिल्डिंग है, तो हम उसके बारे में कैसे पता कर सकते हैं कि ये बिल्डिंग किसकी है? तो उसके अब उसके रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ही जो है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि किस तरीके से निकालते हैं। एक बिल्डिंग है तो उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है, तो वो मटेरियल कौन से टाइम में यूज होता था, उससे उसकी एजिंग हो सकती है। एक तो कार्बन, रेडियो कार्बन वाला तो है ही, वो तो जो जमीन से निकलती हैं चीजें उनका उनके लिए है। लेकिन अगर हम मॉन्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो उसका स्टाइल क्या है, उसका जो मोटिव, डेकोरेटिव मोटिव्स हैं वो किस तरह के हैं, या उसकी डोम है वो किस तरह की है, या उसमें ईंट है वो किस उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका शेप क्या है, उस सब के बेस पे उसका काल निर्धारित किया जाता है। तो ये इन सब चीजों को हम देखें तो आर्कियोलॉजिस्ट बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तब मतलब जब से हमारे पास लिखित रिकॉर्ड है, तब तो ये है कि हमारे पास लिखित में रिकॉर्ड है, तो हम उनके बेस पे हिस्ट्री का पूरा निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारी लिपि पढ़ी नहीं गई है, तब उस समय की हिस्ट्री के लिए, इतिहास के लिए हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस या आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स है उस पर हमें आधारित रहना पड़ता है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वो जो जगह होती है उनकी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल खुदाई करते हैं, और वो वहां से जो अवशेष मिलते हैं उनको इंटरप्रेट करते हैं। इसको आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस कहते हैं। और इससे वो जो है हमें बहुत सारी चीजें बताते हैं। पास में जो भी अवशेष मिलते हैं वो ज्यादातर जमीन के अंदर होते हैं, उसे वो खोदकर बाहर निकालते हैं, उनको वो जो है हमें बताते हैं। अगर हम इसका उदाहरण लें तो मोहनजोदाड़ो, यानी कि जो हड़प्पा की सबसे सिविलाइजेशन है भारत में, वो एक इसका बहुत मैम, अच्छा one उदाहरण है। one more question is coming from जी Tamil जी Nadu. बताएं। जी Okay. बताएं। The learner is Mr. Ravi. जी He is asking, what are the different parts of the social science? Our teacher says civics is also social science, geography is also social science. So it is correct or not? बिल्कुल करेक्ट है। ज्योग्राफी भी जो है सोशल साइंस का पार्ट है। ज्योग्राफी, देखिए ज्योग्राफी इसलिए जरूरी पार्ट है कि अगर हमें ह्यूमन ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी है, अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी देखें तो वो एक सोशल साइंस का पार्ट है। ज्योग्राफी जो है दो तरह की है। वैसे बेसिकली तो ये कह सकते, देखिए एक दो तरीके से इस बात को कह सकते हैं कि ज्योग्राफी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो वो सोशल साइंस का पार्ट है, जिसमें आपको जो है ये पता चलता है कि किस तरह के ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में, उसके डेवलपमेंट पैटर्न के बारे में, और मतलब उसके किस तरीके से सोसाइटी ने शेप लिया, इस सब के बारे में ह्यूमन ज्योग्राफी में पता चलता है। लेकिन ये जो ब्रांच है वो आती है सोशल साइंस में। लेकिन अगर हम वही बात साइंस की करें, तो साइंस में वो वाली ब्रांच आती है जिसमें हम ओशनोग्राफी पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, या फ्लोरा फौना, या हम ये सब फिजिकल ज्योग्राफी जैसे हम कह सकते हैं। अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं तो वो साइंस के उसमें आती है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्योग्राफी इज अ पार्ट ऑफ साइंस और सोशल साइंस। तो कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन है, इसकी ब्रांचेस हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई तो सब्जेक्ट्स की शाखाएं बनती गई, हर सब्जेक्ट की। अब जैसे हिस्ट्री है, पहले इतिहास था, बाद में उसमें आर्कियोलॉजी भी आ गया, उसमें जो एंथ्रोपोलॉजी भी आ गया, न्यूमिस्मेटिक्स भी आ गया, एपिग्राफी भी आ गया। ये सब हिस्ट्री से ही निकले। तो ब्रांचेस हैं। आप अब कोई ये कह सकता है कि हिस्ट्री जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स है, बिल्कुल साइंटिफिक सब्जेक्ट्स है। अगर हम उसके एंथ्रोपोलॉजी देखें, एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री में भी, सोशल साइंस में पढ़ाई जा सकती है, और एंथ्रोपोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट भी है। तो ये कि हमारी नीड क्या है उसके हिसाब से हम अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं। लेकिन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर हमें किसी भी जगह का इतिहास जानना है। ये मैं आगे बताने वाली ही थी। अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा मिस्टर रवि, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ज्योग्राफी से ही हम ये पता कर पाते हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या होगा, वहाँ पे जो है किस तरह की जो है जमीन थी, किस तरह की सॉइल थी, किस तरह का वहाँ पे इन्वायरमेंट था, जो डेवलपमेंट हुआ। अगर जैसे हम बात करें प्राचीन काल की, जब महाजनपदास की बात करें, तो उसमें 16 महाजनपद थे, जिसमें जो है मगध सबसे स्ट्रांग था। क्यों था?
उसकी क्योंकि उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस या ज्योग्राफिकल लोकेशंस उसकी उसकी इतनी स्ट्रांग थी, जिसने उसको जो है सबसे ज्यादा पावरफुल बनाया। अगर हम उसकी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी जो राजधानी थी राजगीर, वो 5 तरफ से हिल से घिरी हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल फोर्टिफिकेशन था, उसको बाउंड्री या कुछ करने की जरूरत नहीं थी। दूसरे क्या था, जो वहां की सॉइल थी वो इतनी फर्टाइल थी, जिस वजह से वहां पे भूमि बहुत उपजाऊ होने की वजह से बहुत अच्छी कृषि हो रही थी। अब जब कृषि अच्छी हो रही तो रेवेन्यू अच्छा होगा, और खाने पीने की जब जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो कोई भी राजा जो है वो एक बड़ी आर्मी को रख सकता है, क्योंकि आर्मी रखने के लिए रेवेन्यू अच्छा होना चाहिए, प्लस खाने पीने की सुविधा होना चाहिए। जब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो रेवेन्यू रख सकता है। ये भी ज्योग्राफिकल रीजन था कि उसकी वो लैंड जो सॉइल थी वो अच्छी थी। तीसरा वहां क्या था कि साउथ की तरफ वहां पे जंगल थे, जहां से उसको हाथी मिलते थे, जो आर्मी के लिए मतलब जो उसकी सेना थी उसके लिए बहुत जरूरी थे। फिर टिम्बर मिलता था। अगर हम चौथी बात करें, चौथी बात ये थी कि वहां पे उस जमीन में लोहा बहुत था। तो लोहे का इस्तेमाल से क्या हुआ, लोहे का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो उस लोहे से उन्होंने औजार बनाए, प्लस उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे औजार बनाए, और प्लस अपनी सेना के लिए भी उन्होंने बहुत सारे औजार बनाए। तो देखिए, अब नेचुरल चीज ने, इस वजह से वो सब जनपदार्थ में, 16 जनपद में जो थी, जनपद में ये सबसे ज्यादा मगध जो था स्ट्रांग था। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। शायद मिस्टर रवि, आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सवाल पूछा। और उसके बाद हम बात कर रहे थे कि आर्कियोलॉजी की हम बात कर रहे थे, बीच में बात रह गई थी। तो उस अगर हम बात करें कि कैसे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से हमारे सामने कौन कौन सी चीजें आई हैं, तो सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम देखें तो हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो, और जो सिंधु घाटी सभ्यता कहलाता है, भारत की बहुत ही समृद्ध सभ्यता है, और इतनी पुरानी है, जिसके बारे में हमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बेस पे मिली है। और हमें उसमें जो है, हमारे पास वो लोग, हड़प्पा के लोग लिखना तो जानते थे, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट हम पढ़ नहीं पाए, और इसलिए हम जो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हम उसकी वो सब इंफॉर्मेशन हम आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकवेशन है, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज है, उसके बेस पर ही हम वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। और जो लिखी लिपि है वो डिसाइफर नहीं हुई, इसलिए हम उसके बारे में सिर्फ एक अनुमान ही लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, उसकी हम तारीख तय करते हैं कि इसी तरीके से आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन की बात करें तो नालंदा नालंदा हमारे सामने आया, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से ही आया। और उसके बाद द्वारका, जो कृष्ण की, भगवान कृष्ण की नगरी कही जाती है, वो भी हमारे सामने आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन का ही एक रिजल्ट है। और जब आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेशन करते हैं, तो वो हमारे सामने हमारी प्राचीनतम सभ्यताओं को लाकर रख देते हैं, जो जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। एक्सकवेशन से ही वो हमारे सामने आती है। और अभी भी बहुत सारे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें, अभी भी जो है उसके बाद उससे उससे रिलेटेड खुदाइयां चल रही हैं, और आगे भी उसके बढ़ने की हरियाणा में है, जैसे राखी गढ़ी में, वो बढ़ उसी खुदाई हम लगातार कर रहे हैं। और जो है आगे भी हमें बहुत सारे और भी पहलुओं को जानने की हमें उम्मीद है कि हम और भी पहलुओं को जानेंगे। इसी तरीके से आर्कियोलॉजिकल अगर सोर्सेज की बात करें, तो इसमें कौन से सोर्सेज होते हैं, कॉइन्स होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, सील्स होती हैं, और हमारे टूल्स होते हैं, पोट्रीज होती हैं, और हमारे जो है उसमें जो है टॉयज होते हैं, पिक्चर्स आती हैं, पेंटिंग्स आती हैं, स्कल्पचर्स आते हैं। ये सब हमें जो है वहाँ इससे ही हम जो है पूरे एक पूरा प्राचीनतम सभ्यता के बारे में पता करते हैं कि ये सभ्यता किस सभ्यता से, किस समय की है, किस समय से बिलोंग करती है, या ये इसकी समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और हमें उस समय की संस्कृति के बारे में पता चलता है। अच्छा, अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आ, ये क्या कोई भी एक्सकवेशन कर सकता है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कोई भी कर सकता है, कोई भी चाहे खुदाई कर सकता है? ऐसा नहीं है। इसके लिए पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, उसे शॉर्ट फॉर्म ASI कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी एजेंसी है, जो सिर्फ यही काम करती है। उन्होंने पूरे भारत को जो है 24 सर्किल में बांटा है, और जिसमें वो लोग जो है जितने भी मॉन्यूमेंट्स हमारे इंडिया के, वो चाहे प्राचीन काल के हैं, चाहे मध्यकाल के हैं, चाहे वो है मैम मॉडर्न। हेलो। मैम एक क्वेश्चन आ रहा बिहार से, जी सुनीता बताएं। रानी का। जी वो पूछ रही, सभ्यता की पहचान किस किस चीजों से होती है? पेंटिंग के अलावा भी कुछ और होता है, या सिर्फ पेंटिंग से ही सभ्यता की पहचान होती है? नहीं, अच्छा, मैं इसी पे ही बात कर रही थी। जैसे कि मैंने बताया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ये बात खत्म करके मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उनका काम है कि पूरे मॉन्यूमेंट्स का देखभाल करना, उनका जो है उनकी मेंटेनेंस करना। लेकिन शिक्षार्थियों मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि ये काम सिर्फ जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ही नहीं, काम हम सबका है। जो हम समाज विज्ञान इसीलिए पढ़ते हैं कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझें, हम अपने मूल्यों को समझें। हम खाली एएसआई अगर हमारे जो धरोहर का प्रोटेक्शन करे तो सिर्फ ये उनका काम नहीं है, ये सरकार का ही काम नहीं है, ये हमारा भी काम है कि हम अपने जो हमारे आसपास किसी भी अगर इस तरह का कोई मॉन्यूमेंट है या कोई भी आर्कियोलॉजिकल साइट है तो हम उसका अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती ना करें जिससे उसको नुकसान हो। जैसे आप देखते होंगे कि लोग अक्सर घूमने जाते हैं किसी भी मॉन्यूमेंट पे तो गंदगी वगैरह करते हैं, बॉटल्स फेंक देते हैं, टिश्यूज फेंक देते हैं, खाने के पैकेट्स फेंक देते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और यही चीजें हम सोशल साइंस से सीखते हैं। क्वेश्चन था कि क्या खाली पेंटिंग से ही सभ्यता के पता चलता है? ऐसा नहीं है। जो वहां पे देखिए सभ्यता का हमें जो पता है, पेंटिंग तो एक माध्यम है क्योंकि पेंटिंग से हमें ये मालूम चलता है कि हम उसके कला के बारे में पता करते हैं, हम उन्होंने जो सीन डिपिक्ट किए होते हैं तो हम उनसे उनके कहीं ना कहीं समाज के बारे में पता करते हैं। सभ्यताओं का पता जो है वहाँ के मॉन्यूमेंट से पता चलता है कि वहाँ का जो स्ट्रक्चर मिला है कि किस तरह का स्ट्रक्चर था, उनके जो ड्रेनेज सिस्टम था उससे पता चलता है, उनका जो स्टोरेज सिस्टम था कि वो अनाज उगाते थे या खेती करते थे या नहीं करते थे। अब जैसे हमारा सिविलाइजेशन की बात करें तो हमें बहुत सारे अनाजों के वो मिले हैं, अवशेष मिले हैं, या हमें कुछ ऐसे एक ग्रेनरी मिली है जहाँ एक भंडारा गृह मिला है और एक जगह ऐसी मिली है जहाँ पे शायद धान झाड़ मतलब धान झाड़ते होंगे और वहां पे छोटी छोटी कोठली सी बनी हुई है जहाँ पे धान इकट्ठा करते होंगे। कुछ हमें सील्स मिली है जिसमें जो है कुछ जैसे एक कोई देवता एक बने हुए हैं, देवता से बने हुए हैं, उनके आसपास जो है चार बैल है, सांड है, इस तरह के कुछ जानवर खड़े हुए हैं जिसको आजकल मतलब जो कुछ इतिहासकारों ने ईश्वर जो प्रजापति के नाम से भी उसको पुकारा है। तो हमें धर्म के बारे में ही पता चलता है। बहुत सारी चीजें जैसे क्वाइंस है, क्वाइंस हमें ये मालूम चलता है कि किस तरह का मेटल्स था या वहां पे किस तरह की चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटीज उनकी कैसी थी। अगर देखिए सब अगर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो कुछ सील्स हैं, कुछ मोहरें हैं, वो हमें मेसोपोटामिया में भी मिली है। तो हमें मेसोपोटामिया और हड़प्पा सिविलाइजेशन के ट्रेड के बारे में भी पता चलता है। तो ये बहुत सारी चीज है कि इस तरीके से हमें ये चीजें मिलती हैं। एक शायद ये सवाल था कि सिविक्स और ये पॉलिटिकल साइंस ये बिल्कुल सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल साइंस जो है समाज के बारे में, समाज के पहलुओं के बारे में कहीं सब पूरी तरीके से ये समाज के ऊपर जो समाज के लिए जरूरी है, समाज में रहने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, समाज में हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, हमें किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं समाज के प्रति, हमारे एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी रिलीजियस बायसनेस, हमें किस तरह से रहना है, ये हमें सोशल साइंस से ही पता चलता है। अच्छा शिक्षार्थियों, अभी तक हमने बात किया ज्योग्राफी पे, बात किया हमने, आर्कियोलॉजी पे बात किया हमने, जो है हिस्ट्री पे बात किया। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस पे। पॉलिटिकल साइंस क्यों जरूरी, क्यों पार्ट है सोशल साइंस का? तो पॉलिटिकल साइंस जो है एक राजनीति की जो सॉरी पॉलिटिकल साइंस जो है हमें राजनीति की थ्योरी और प्रैक्टिसेस के बारे में बताता है। राजनीति जो है हमें हम देखते हैं कि राजनीतिक जो पुराने जमाने से चली आ रही, जब मानव ने जो था पहले एक खानाबदोश का जीवन व्यतीत करा था, फिर उसने खेती बाड़ी शुरू की, फिर वो जो है एक ग्रुप में रहने लगे, फिर उस तरह से गांव बनने लगे। जब गांव बनने लगे तो उनको जो है कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत पड़ी, क्योंकि जब समूह में लोग, बहुत ज्यादा समूह में लोग रहने लगे और गांव का रूप ले लिया, तो उनकी खेती होने लगी, वो जानवर और पशुओं को पालने लगे, तब उनको कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत हुई। तब वो लोग क्या करते थे, तब अपने ही किसी सीनियर कोई बुजुर्ग आदमी होता था, उसको वो अपना नेता चुनते थे। उनके चुनने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, और अगर कोई इसी तरह का मतभेद होता था तो वो लोग उसको सुलझाते थे। तो ये हमें पहले, लेकिन एक जिस तरह से मानव ने विकास किया उस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी जो सरकार है वो राजतंत्र से जो है अब लोकतंत्र की तरफ आ गई है। लोकतंत्र की आज हमारी सरकार किस तरह की लोकतांत्रिक सरकार है। आज हम जो है हम आज जो है लोगों की सरकार है, लेकिन
सरकार की जो पॉलिसीज़ है वो सरकार की पॉलिसीज़ के बारे में बताता है कि सरकार हमें कैसे चुनना है, इसके बारे में बताता है। तो ये भी कहीं न कहीं हमारे समाज से रिलेटेड है। हमें हमारे राइट्स बताता है कि हमारे कौन से राइट है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स बताता है, हमारे ह्यूमन राइट्स बताता है। तो ये सब हम जो है पॉलिटिकल साइंस से हम सीखते हैं, क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ेंगे तो हमें कहीं न कहीं कैसे पता चलेगा कि हमारे राइट्स क्या है? या कि मेरा शिक्षा का अधिकार है तो है या नहीं है? या मुझे शिक्षा कहाँ तक फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए? ये सब जो है हमें पॉलिटिकल साइंस से पता करता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ और कहना चाहती हूँ शिक्षार्थियों, आप बहुत ध्यान से सुनिए, खाली सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है कि हमें या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़िम्मेदारी नहीं है कि उसने हमें राइट्स दे दिए। हमें अपने राइट्स के बारे में अवेयर भी होना चाहिए, लेकिन हमें साथ-साथ दूसरों के राइट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें भी अपना जो सरकार या हमारे नेशन के प्रति जो हमारा दायित्व है, उसको निभाना चाहिए। ये नहीं कि कि हमें सरकार से राइट मिले तो हम या हमें कॉन्स्टिट्यूशन से राइट मिले तो हम उसका मिसयूज़ करें। हमें हमारा भी ध्यान रखना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं और हमें देश के लिए क्या करना चाहिए। अब शिक्षार्थी एक छोटा-सा ब्रेक लेना चाहते हैं और ब्रेक के बाद फिर मैं कुछ सवाल पूछती हूँ आपसे कि सवाल वैसे 2 या 3 सवाल आ ही गए हैं और आपको कुछ जो डाउट होंगे वो शायद थोड़े क्लियर हुए होंगे और शायद मैंने सवाल का जवाब दे दिया होगा। आप लोग मेरे जिन्होंने भी सवाल पूछे उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। वो मेरे सवाल जवाब से शायद संतुष्ट होंगे और मैं और भी शिक्षार्थियों से कहना चाहती हूँ कि वो अगर सवाल पूछना चाहते हैं, तो लॉगिन करें sdmis.ac.in और उसपे वो हमसे मिलकर जो है लिखकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। और मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि सोशल साइंस में जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपने कहा कि सोशल साइंस में सब्जेक्ट्स हैं, तो सोशल साइंस में मैंने कौन-कौन से विषय बताए, कौन-कौन से विषय आते हैं। आप पेन और कॉपी लेकर लिख लीजिए सवाल कि सोशल साइंस में कौन-कौन से विषय आते हैं और 3 सोर्सेज़ ऐसे लिखिए जिससे कि हम इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। तो ये मेरे 2 सवाल थे और जब तक हम ब्रेक लेते हैं और आप तब तक इनका आंसर लिखें। करने राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर, शिक्षा परीक्षा का
शिक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बहुत। कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, स्वयं बने, हम शिक्षार्थियों, आपका पुनः स्वागत है। हमारे बीच मैडम नूरी हैं। ओवर टू यू मैडम फॉर द सोशल साइंस क्लास। जी शिक्षार्थी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया था थोड़ी सी कि आवाज ऊंची कर लीजिए। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले शिक्षार्थियों, ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया था कि इतिहास और आर्कियोलॉजी और जो है पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी कैसे जो है सोशल साइंस का पार्ट है और उनका क्या रोल है हमारे हमारे डेवलपमेंट में। इसलिए अब हम बात करते हैं, एक सब्जेक्ट और है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो समाज शास्त्र, यानी कि सोशियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं समाज शास्त्र। ये एक लैटिन शब्द है सोशियोलॉजी, यानी कि कंपेनियनशिप्स। ये ऐसे बना है जिसका मतलब होता है एक दूसरे साथी के बारे में जानना या पता करना। समाजशास्त्र से हम समाज के बारे में समझते हैं, समाज में काम करने के तरीके को और जो है समाज में हमें किस तरीके से रहना चाहिए, समाज किन-किन चीज़ों से बना हुआ है, इस सब के बारे में हम पूरी स्टडी करते हैं। और समाज जो है किन चीज़ों से बना हुआ है, इसके बारे में भी हमें समाजशास्त्र में पढ़ने को मिलता है या उससे हमें जानकारी मिलती है। इसमें जो है कास्ट, आपका जेंडर, आपका जो है सोसाइटी, आपकी जो है कल्चर और आपका रिलीजन, आपकी गवर्नमेंट, ये सब शामिल होते हैं सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें। इसमें हम इसकी स्टडी करते हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन से हमें जो है समाज को एक अकेले मनुष्य के रूप में तथा समूह में कैसे जो है हम बर्ताव करें, ये हमें समाजशास्त्र से पता चलता है। इसीलिए शायद इसको जो है सोशल साइंस का एक हिस्सा बनाया गया है, क्योंकि सोशियोलॉजी का मतलब ही जैसे मैंने बताया कि कंपेनियनशिप, यानी कि एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो ये शब्द ही बताता है कि ये पूरा इसका नाम ही समाजशास्त्र है, यानी कि समाज में कैसे हमें बर्ताव करना है, समाज किन चीज़ों से बना है, समाज हमारे जेंडर से, हमारे कास्ट से, हमारे जो है इसमें समाज हमें ये हमें सोशियोलॉजी में हमें ये भी पढ़ने को मिलता है कि सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, कोई किसी से कम नहीं है और एक आदमी दूसरे आदमी को किस तरह से बिहेव करना चाहिए और कैसे हमें समाज में एक साथ रहना है, कैसे हमें बिहेव करना है, कैसा हमारा बर्ताव होना चाहिए, ये हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। अब आता है इसमें अगला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है कि निश्चित संसाधनों में जो हमारे सीमित संसाधन है उसमें हम कैसे जो है आगे बढ़े। देखिए इकोनॉमिक्स हर कोई जानता है, शायद शिक्षार्थी आप लोग भी थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स अगर जानते हैं, क्योंकि हम हर जगह इकोनॉमिक्स यूज करते हैं कि अगर मेरे पास इतना पैसा है तो मैं इसको कैसे जो है खर्च करूं, या हम बजट बनाते हैं। बजट वो किसी भी तरह का होता है, घर का बजट भी हो सकता है, देश का बजट भी हो सकता है और वो बजट आपके पॉकेट मनी का भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम जो है हमें जो है बेसिकली इकोनॉमिक्स ये बताता है कि हम धन का, ये एक तरह की साइंटिफिक नॉलेज है, साइंटिफिक वो है, वैज्ञानिक विद्या है जो कि धन के सही इस्तेमाल का हमें तरीका बताती है। तो इसीलिए ये भी कहीं ना कहीं समाज से संबंधित है, इसीलिए इसको सोशल साइंस में रखा गया है। और ये सारे विषय जो भी मैंने बताए, ये कहीं ना कहीं आप देखिए कि मनुष्य की, यानी कि मानव की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। कि अगर देखिए अगर उसको अपना इतिहास नहीं पता है तो भी वो आगे बढ़ने में उसको परेशानी होगी। अगर उसको समाज में कैसा बिहेव करना है, अगर उसको ये नहीं पता है तो भी उसको आगे जाके परेशानी होगी। अगर उसको इकोनॉमिक्स कैसे इकोनॉमिक्स का यूज करना है, अगर उसको नहीं पता है तो भी उसको प्रॉब्लम होगी। अगर उसको ये नहीं पता है कि उसके राइट्स क्या है, उसको उसको जो है कौन-कौन सी गवर्नमेंट की तरफ से राइट्स मिले हैं, कौन-कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो है राइट्स दिए हैं, या उसके राष्ट्र के प्रति क्या राइट्स है,
ये जब तक उसे नहीं पता है तो भी उसकी तरक्की में कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि बाधा आएगी। तो ये सब चीजें हमें जो है सोशल साइंस से पढ़ने को मिलती है। अब हमने शुरू में कहा था कि हम पहले ये पढ़ेंगे कि सोशल साइंस में कौन कौन से विषय आते हैं। दूसरे हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि मनुष्य का विकास किस प्रकार से हुआ, क्योंकि ये सारी बातें जो है मनुष्य के विकास से ही संबंधित है। पूरा सोशल साइंस ही कहीं ना कहीं मनुष्य के विकास पर संबंधित है। तो हम इसको शुरू करते हैं कि मनुष्य का विकास यानी मानव का विकास किस प्रकार से हुआ। तो 2 करोड़ वर्ष पहले जो था मनुष्य देखा गया, एक मानव को देखा गया जिसको वैज्ञानिकों ने होमो सैपियंस कहा। होमो सैपियंस उसे कहते हैं जिसमें दिमाग होता है। ये कैसे थे? ये लोग जो थे खाना बदोश का जीवन जीते थे, इधर-उधर घूमते रहते थे, गुफाओं में रहते थे। इनको खेती-बाड़ी वगैरह ये सब कुछ करना नहीं आता था। और ये लोग जो थे विभिन्न पत्थरों के छोटे-छोटे औज़ार इस्तेमाल करते थे। और ये जो विभिन्न प्रकार के औज़ार थे इन्हीं औज़ारों के आधार पे जो है प्रागैतिहासिक काल को मनुष्य के विकास प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य के विकास को विभिन्न चरणों में बाँटा है। और हम सबसे पहले बात करें स्टोन एज की, तो स्टोन एज को भी 3 एज में डिवाइड किया गया है। स्टोन एज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें पत्थरों के औज़ार के आधार पर ही इसका डिवीज़न है, इसलिए हम इसको स्टोन एज कहते हैं। सबसे पहले स्टोन से ही जैसे आपने देखा होगा कि पहले स्टोन ही सबसे पहले औज़ार के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो स्टोन एज भी 3 है, एक है ओल्ड स्टोन एज, एक है मिडल स्टोन एज और तीसरी है न्यू स्टोन एज। तो अब आप बात करेंगे कि हम बात करेंगे कि जो स्टोन एज है उसको 3 पार्ट में बाँटा गया है। ओल्ड स्टोन एज जिसे हम पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि पैलियोलिथिक एज कौन-सी है और ओल्ड स्टोन एज कौन-सी है। तो पैलियोलिथिक एज है वही ओल्ड स्टोन एज है। दूसरी है मिडल स्टोन एज जो मेसोलिथिक एज है। तीसरी है न्यू स्टोन एज जो है न्यूलिथिक एज। तो ये 3 भागों में डिवाइड किया गया। अगर ऐसा हमें हिंदी में कहें तो पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग और नवपाषाण युग। ये स्टोन एज का डिवीजन है। तो शिक्षार्थी एक बार मैं फिर से आपको दोहराना चाहती हूँ कि स्टोन एज को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ओल्ड स्टोन एज जिसका पीरियड है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। फिर है मिडिल स्टोन एज जिसका पीरियड है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक। फिर है न्यू स्टोन एज जो है 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व। ओल्ड स्टोन एज को ही पैलियोलिथिक एज कहते हैं, मिडिल स्टोन एज को मेसोलिथिक एज कहते हैं और न्यू स्टोन एज को न्यूलिथिक एज कहते हैं। हिंदी में इन्हें पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग और नवपाषाण युग कहते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो मनुष्य था वो पहले खानाबदोश का जीवन व्यतीत करता था, भ्रमणकारी था। इधर से उधर घूमता रहता था और जो है खाने की तलाश में, क्योंकि पहले खेती-बाड़ी तो करता नहीं था। अब वो इधर-उधर तलाश में घूम रहा है ताकि उसे कहीं खाना मिल जाए। और वो लोग क्या करते थे, वो समूह में रहते थे। समूह में क्यों रहते थे? क्योंकि उनको तो जंगली जानवरों का शिकार करना होता था, लेकिन समूह में वो इसलिए रहते थे कि अगर अकेले होंगे तो जानवर उन पे कोई उनका शिकार कर सकता है या उनको हानि पहुँचा सकता है। इसलिए वो लोग समूह में रहते थे। वो लोग समूह में रहते थे और समूह में ही शिकार करते थे और शिकार खाते थे और जो बचता था उसको बर्फ में ढक के रखते थे कि फिर काम में आता होगा उनके। और ये लोग गुफाओं में रहते थे और इन्होंने ये प्रागैतिहासिक काल ऐसा है ये इतिहास की ऐसी अवधि है जिसमें हमारे पास कोई भी लिखित वर्णन उपलब्ध नहीं है। और ये लोग जंगली जानवरों से बस अपना बचाव करते घूमते थे। और आपको पहले पता है कि मनुष्य जो है पहले बर्फ पर थे, पेड़ों पे रहता था, बर्फ पिघली तो नीचे आया, फिर उसने गुफाएं खाली कराई, जानवरों की गुफाओं में रहने लगा, शिकार करके खाता था, कच्चा मांस खाता था। इस तरीके से मनुष्य का डेवलपमेंट हम देखते हैं। इस समय जो हम देखते हैं कि कुछ उसने पत्थरों के छोटे-छोटे औजार बनाए। औजार क्यों बनाए? क्योंकि उसको एक तो अपनी सेफ्टी थी, दूसरे क्या था, उन औजारों से उसको जानवर का शिकार करना था। इन औजारों के उपयोग और इनकी बनावट के आधार पर ही इसको जो है इस तरह को पाषाण युग यानी कि स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे यानी कि ओल्ड स्टोन एज की या पैलियोलिथिक एज या हिंदी में जिसे पुरापाषाण युग कहते हैं। पैलियोलिथिक जो शब्द है वो ग्रीक से लिया गया है। इसे पैलियो यानी कि पुराना और लिथिक ये पत्थर से लिया गया है, इसलिए इसे पैलियोलिथिक कहते हैं। युग का अर्थ मतलब पैलियोलिथिक युग का अर्थ युग
अर्थ का अर्थ है पुरा पाषाण युग। पैलियोलिथिक एज का मतलब है पुरा पाषाण युग। इस काल में हम क्या देखते हैं कि मनुष्य जो है पहाड़ के पास रह रहा है, जहाँ नदियां बहती हैं। वो वहां क्यों रह रहा है, गुफाओं में रह रहा है, वो वहां क्यों रह रहा है, इसलिए रह रहा है क्योंकि एक तो उसको पानी मिल रहा है पीने के लिए, नदियों का पानी मिल रहा है पीने के लिए। दूसरा क्या है, पहाड़ों में गुफाएं हैं, वहां वो रह रहा है। तीसरा क्या है कि जो पानी पीने के लिए जानवर जानवर आते हैं पानी पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए, तो उसको शिकार करने में भी हम देखते हैं कि आसानी हो रही है। क्योंकि अगर उसको जंगल में जाना पड़ेगा शिकार करने के लिए, तो उसको कहीं ना कहीं खतरा है कि किसी वो जानवर का शिकार ना हो जाए। तो इसलिए वो पहाड़ों के आसपास रह रहा है, क्योंकि वहां पे पहाड़ों के पास जो नदियां हैं वहां रह रहा है, क्योंकि नदियों में लोग जो जानवर हैं वो पानी पीने आएंगे ही, और इस वजह से उसको मैम वहां पे जा। हेलो, मैम, एक क्वेश्चन आ रहा है जी बताएं। कि कौन सी एज में मेटल की शुरुआत, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी मेटल? मेटल कौन से एज में आया? हाँ। अच्छा, देखिए, मैंने बताया आपको कि स्टोन एज के बाद ओल्ड एज है। मतलब स्टोन एज 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ओल्ड एज, मिडिल एज एंड न्यू स्टोन एज। उसके बाद आता है चालकोलिथिक एज। जब न्यू स्टोन एज खत्म हो जाता है तो चालकोलिथिक एज आता है। चालकोलिथिक एज में जो है हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है मेटल की इस्तेमाल होता है। सबसे पहला मेटल कौन सा है, वो है कॉपर, यानी कि तांबा। इसकी खोज सबसे पहले होती है। और उसके बाद हम देखते हैं इसी एज में जो है हम देखते हैं कि इसमें कॉपर में जो है टिन और लेड लेड को मिला के जो है ब्रॉन्ज बना लेते हैं। उस एज को फिर हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं। अब चालकोलिथिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों मटेरियल यूज हो रहा है प्लस स्टोन यूज हो रहा है, वो सबको मिला के, इसलिए उसको चालकोलिथिक एज कहते हैं। अ, मैं इस पे भी आऊंगी बाद में। तो हम अपना डिस्कशन कर रहे थे, तो अब बीच में सवाल आ गया, इसलिए मैंने बता दिया कि मेटल की एज, मतलब मेटल की खोज जो है चालकोलिथिक एज में हुई है। धन्यवाद सवाल पूछने के लिए, शायद आपको अपना जवाब मिल गया होगा। हम बात कर रहे थे पैलेलिथिक एज की। तो पैलेलिथिक एज में मैंने कहा कि जो मनुष्य है वो पहाड़ के नजदीक जहाँ नदियां बह रही हैं वहां रह रहा है। क्यों रह रहा है, क्योंकि एक तो उसे पानी पीने को मिलता है, दूसरे पहाड़ों में से गुफाएं मिलती हैं, तीसरे क्या है, पानी, अपनी प्यास बुझाने के लिए जानवर जो है नदियों के पास आ रहे हैं पानी पीने के लिए, तो उसको वहां पे शिकार करने में आसानी होती है। अब ठंड बहुत है, तो क्या कर रहे हैं, वो जो जानवर का शिकार कर रहे हैं उसी जानवर की खाल को जो है वो धूप में सुखा रहे हैं, पेड़ की छालों को धूप में सुखा रहे हैं, और उनको सुखा के जो है वो अपनी बॉडी पर पहनने, वस्त्र की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि उनकी बॉडी में गर्मी रहे। अब हम ये देखते हैं उस समय में कि वो अपने पूर्वजों को वो अपने पूर्वजों को पूछने लगे थे, क्योंकि जब मानव के अंदर इतना समझ आ गई कि वो शिकार करके खाने लगा, गुफाओं में रहने लगा, तो उसको कुछ चीजों ने बहुत ही, मतलब उसको सरप्राइज किया होगा। जैसे कि सरप्राइज किन चीजों ने किया हुआ, जैसे बादल गरजे होंगे या बारिश हुई होगी, तो वो उनके लिए बड़ी सरप्राइजिंग होंगी चीजें कि आखिर कैसे हो रही है। या सूरज निकलना, या जो है चांद का निकलना, तारों का निकलना, ये सब उनके लिए बड़ी सरप्राइजिंग होगा कि क्या ये कैसे हो रहा है। समझ तो नहीं पा रहे होंगे इसका रीजन क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये जरूर समझ रहे होंगे कि अगर सूरज निकल रहा है तो हमको रोशनी दे रहा है, अगर वो जा रहा है तो दैट मीन्स अंधेरा हो रहा है। अंधेरा हो रहा है तो चांद, उसकी जगह चांद आके हमें रोशनी दे रहा है। तो वो, उन्होंने उसको फिर पूजना शुरू कर दिया। कोई भी आश्चर्य करने वाली चीज जो उन्हें लगी, जैसे उन्होंने बादल के गरजने को, बादलों को, और कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये प्रथाएं अभी भी चली आ रही हैं। अभी भी हम सूर्य की पूजा करते हैं, भले साइंटिफिक हम जानते हैं कि इसका रीजन क्या है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अभी भी उसको एक देवता का रूप देते हैं और उसकी पूजा करते हैं। हम इंद्रदेव की भी पूजा करते हैं। वो चीजें उस समय से चली आ रही है। उस समय तो शायद इंसान ने डर के वो चीजें की होंगी, लेकिन अब हम तो जानते हैं, और अब हम उसके पीछे का धर्म के आधार पे हम उसको पूछते हैं। अब ये लोग ये भी जान गए थे कि जो बार एक आदमी अगर एक बार गया तो वो वापस नहीं आएगा, तो वो अपने जो 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 अपने पूर्वज थे उनको दफनाने लगे थे, सामान के साथ, उनके सामान के साथ वो उनको दफनाने लगे थे। तो ये चीजें भी हमें देखने को मिलती है। ये हम बात करें पैलेलिथिक कल्चर की। इसी तरीके से हम इसके औजार की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि उन्होंने हाथ की कुल्हाड़ी, गड़ासा, काटने के औजार, इस तरह की चीजें बनाई थी, और ये औजार बहुत बेढंगे थे। मतलब इनकी थोड़े अजीब से, क्योंकि उनके पास कोई पहले तो माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है, प्लस उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन औजारों को शार्प कर सके। लेकिन हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि जैसे जैसे एजेस बढ़ती जाती हैं, ये चीजें आप देखिए कि हमें इनमें बदलाव नजर आता है, और ये हल्के हल्के औजार जो है वो अच्छे शार्प होते चले जाते हैं। अब पैलेलिथिक कल्चर के बाद आती है मेसोलिथिक, यानी कि मिडिल स्टोन एज।
ये भी जो है ग्रीक शब्द है मेसो यानी कि मध्य, और लिथिक मैंने जैसे कहा कि पत्थर से लिया गया है, यानी कि मध्य पाषाण युग। ठीक है, इस अवधि में हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, बर्फ ज्यादा पिघलने लगती है। अब जब बर्फ पिघल गई तो जो प्लेन एरिया है, ग्राउंड है, वो ज्यादा हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि पूरे एटमॉस्फेयर में और जो वनस्पति और प्राणी जगत में एक तरह से चेंजेस बहुत हमें देखने को मिलते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि अभी भी हम ये देख रहे हैं कि जो मनुष्य है वो अभी भी शिकारी है। वो अभी कोई खेती बाड़ी करना नहीं सीखा है, वो अभी भी शिकारी है, वो शिकार करके ही अपना भोजन कर रहा है। और लेकिन हम ये देखते हैं कि वो मछली का पालन, मतलब मछली का शिकार वो सब करने लगता है, मछली का पालन करने लगता है। ये चीजें हमें थोड़े चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है, जैसे जब उसका पेट भरने लगता है, उसमें गुफाओं में रहने लगता है, फिर वो क्या करता है, इस काल में हम मनुष्य की जो है जैसे उसका डेवलपमेंट होता है, तो हम ये देखते हैं कि उसमें कला के प्रति रुचि डेवलप होती है। अब वो कला के प्रति अपना माइंड को डेवलपमेंट, उसके कला के प्रति उसकी रुचि बढ़ती है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो ये है कि हमें भीमबेटका में जो पेंटिंग्स मिली है वो पेंटिंग्स है। और मतलब आप नेट पे सर्च कीजिएगा भीमबेटका की पेंटिंग, कितनी पुरानी पेंटिंग है। ये हम बात कर रहे हैं 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व की, उस जमाने की पेंटिंग जो है आज भी है। और आप ये देखिए कि उस समय के मानव ने कौन से कलर यूज किए हैं कि जो कलर आज तक मतलब वैसे के वैसे ही हैं। और बहुत उसने जो है वहां पे पूरी चित्रकारी की है, जिसमें एक उसमें शिकार करते हुए दिखाया है कि किसी जानवर पे बैठे हैं और वहां पे जो शिकार करते दिखा रहा है। शायद वो शिकार ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद वो एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि हमें किस तरीके से शिकार करना चाहिए, या वो जो है अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि देखिए इस तरह से शिकार होना चाहिए, या वो कुछ मैसेज दे रहे हैं। तो या मे बी वो ट्रेनिंग है, या वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, या वो खुद अपनी कला उनकी डेवलप हो रही है, तो वो जो कर रहे हैं एक्टिविटी वो बना रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। आप कभी आपको मध्य प्रदेश जाने का मौका मिले तो आप देखिएगा, उसे बहुत अच्छी पेंटिंग है, और नेट पे सर्च करके देखिएगा। और इसी जमाने में हम देखते हैं कि हमें जो है आग की खोज होती है। आग की खोज, अब देखिए एक इंसान जो जानवरों को मार मार के खा रहा है और फिर अचानक जो है आग की खोज होती है। अब आग की खोज आप समझ सकते हैं अचानक तो नहीं हुई होगी कि कहीं से उसको साइंस मिल गया और उसने आग की खोज कर ली। वो कैसे सडनली कुछ ऐसा हुआ होगा जो आग की, जैसे वो पत्थर के टूल औजार बना रहे हैं, मे बी दो पत्थर को जब एक पत्थर से दूसरे पत्थर को नुकीला कर रहे हैं, तो वो कुछ चिंगारी उठी हुई होगी, और जो है कुछ सूखा होगा, भूसा होगा, उसमें जाके वो लगी होगी, तो वो उस वजह से जो है आग उठी होगी। तो हो सकता है पहले वो मानो डरा हो कि ये क्या है, इसने तो पूरी आग मचा दी है, मतलब है क्या ये, तो डरा होगा, जाहिर सी बात है, नेचुरल डरा होगा। लेकिन कुछ उसमें से और समझदार जो लोग होंगे उन्होंने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि ये आग उनको गुफाओं से जानवरों को निकालने में, अगर जब सूरज ढल गया तो रात की रोशनी में, अब बाद में फिर उन्होंने जो है मांस को पका के खाना शुरू कर दिया। तो ये हमें जो है, और आग जो है जब सर्दी होती थी तो सर्दी को में जो था गर्मी को, शरीर को गर्मी देने के काम में आने लगी। तो हम इस तरह के बहुत सारे चेंजेस हम देखते हैं कि मानव के जब विकास हो रहा है तो वो इस तरह के चेंजेस से मानव गुजर रहा है। अब आप देखिए कि कितना बदलाव आया कि एक तरफ मनुष्य जो है पहले पेड़ पे रह रहा है, पेड़ से बाद जो है फिर वो जमीन पे आके रहने लगता है, फिर वो आग की खोज कर लेता है। तो उनके ये बहुत अचानक नहीं हुआ होगा, ये इसको होने में बहुत वर्ष लगे होंगे। लेकिन ये मानव के विकास में बहुत ही अच्छा, मतलब कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही एक बड़ा स्टेप था कि आग की खोज होना। ये लोग लेकिन अभी भी शिकार ही कर रहे थे, और ये अब क्या करते हैं कि बड़े जानवरों का शिकार ना करके अभी छोटे-छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, जिन पे जैसे कि धनुष से और जो है तीरों से, जैसे आप भीमबेटका की पेंटिंग देखेंगे कुछ भाला सा फेंकता हुआ दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे वो जो है ये छोटे-छोटे जानवरों का ये शिकार करते हैं। अगर हम इस समय के औज़ारों की अगर बात करें कि औज़ार कैसे थे, तो पत्थर के सूक्ष्म औज़ार थे। जैसे पहले बहुत बेढंगे से औज़ार थे पैलेolithic कल्चर में, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़े से सही औजार दिखते हैं। इनकी छोटे-छोटे औजार हैं, 1 से 8 सेंटीमीटर के बीच की इनकी लंबाई है, और ये मोटे तौर पे थोड़ा छील के और पतली, मतलब कपच्चों के टुकड़ों से बनाए गए हैं, जैसे जो थोड़े पैने हैं, थोड़े शार्प हैं, ताकि जो है जिससे शिकार आसानी से किया जा सके। अब जो हमारी तीसरी स्टेज आती है, वो आती है नवपाषाण युग, यानी कि अ, स्टोन एज की तीसरी एज है ये नवपाषाण युग, यानी कि न्यू स्टोन एज, नेलोथिक एज। ये भी जो है ग्रीक, नेलोथिक भी जो है वर्ड ग्रीक का है,
यानी कि ग्रीक वर्ड निया यानी कि नया, और लिथिक जो पत्थर से लिया गया। न्यूलिथिक युग का अर्थ है मानव सभ्यता का नवपाषाण युग, यानी कि न्यू स्टोन एज। इस युग की जो है कुछ विशेषताएं, इस युग में आप देखते हैं बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। और इसके बाद ही चालकोलिथिक कल्चर जो मैंने बताई थी, चालकोलिथिक कल्चर आती है। तो इसमें क्या हमें, इसमें सबसे पहले जो है हमें घिसाई करे हुए हमें वो दिखते हैं, औजार दिखते हैं। और उसके बाद ये हम इस समय में जो है कृषि संबंधी गतिविधियों का आरंभ होता है। और घरों में फिर जो है पशुपालन भी हमें देखने को मिलता है। और हमें मिट्टी के बर्तन भी हमें इस समय में देखने को मिलते हैं कि लोग मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कर रहे हैं। हम बात करें कि ये वह समय था जब मानव ने जो था जो खाना बदोशी का जीवन था उसको छोड़ दिया था। अब वो खुद खेती करने लगा था। अच्छा, खेती भी आग की तरह ही होगी शायद, कि जैसे आग अचानक में दो पत्थर जब वो टूल्स बना रहे होंगे या दो पत्थर रगड़े होंगे तो आग निकली और भूसे पे गिरी और जो है चिंगारी से आग लग गई। इसी तरीके से शायद खेती भी होगी, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो उनका ऑब्जर्वेशन भी बढ़ता गया। उन्होंने शायद कुछ बीजों को जमीन पे गिरा देखा होगा, फिर उनसे जो है पौधे निकलते देखे होंगे। तो उन्होंने उससे मतलब खेती की कला सीखी और उसी से उन्होंने जो है खेती करना शुरू कर दी। उन्होंने देखा होगा कि कुछ बीज गिरे हैं, वो बाद में जो है पौधा बन गया, फिर उसमें फसल आ गई और फिर वो उनके खाने का एक इंतज़ाम बन गए। तो इस तरह से उन्होंने जो है खेती करना शुरू करी। अब जब खेती करना शुरू कर दी, तो हम देखते हैं कि उनके अंदर एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाता है, क्योंकि आप जब हम खेती करेंगे तो कोई भी फसल पकने में कम से कम जो है 6 महीने का वक़्त हम लेकर चलते हैं कि 6 महीने के अंदर फसल पकेगी। अब उन्होंने बीज बोए, जब बीज बोए तो पौधा आया, पौधा के बाद फसल आई होगी, तो उनको जो वो घूम रहे थे इधर-उधर, अब उनको एक जगह रुकना पड़ा होगा। क्योंकि अगर वो फसल के पास नहीं रुकेंगे, तो उनकी फसल भी खराब हो जाएगी और जो उन्होंने फसल दी है, हो सकता है उस पे कोई कब्ज़ा कर ले या हो सकता है जो फसल पके वो कोई और काट ले। तो इसलिए उनके अंदर एस्टेब्लिशमेंट भी आया होगा और उन्होंने एक जगह रहना शुरू कर दिया होगा। अब ये अब इस वजह से भी जो है मानव के जीवन में कई परिवर्तन आए होंगे। अब मानव ने जो है घर बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि जब फसल उगाई है, खेती करी है तो उसको जब वो पकेगी 6 से 7 महीने का टाइम लगेगा तो उसको काटने के लिए तो उन्होंने एक जगह रहना शुरू कर दिया। अब उन्होंने जो है घर बनाना शुरू कर दिया। घर क्या होते थे कि धूप में जो सुखाई ईंटें होती थी उनसे उन्होंने घर बनाए। अब ये इसी एस्टेब्लिशमेंट ने हम देखते हैं आगे चलकर गाँव की शक्ल ले ली। ये गाँव की जब शक्ल ले ली, तो इसमें लोग जो थे एक-दूसरे का अब संरक्षण करने लगे। ज़ाहिर-सी बात है कि अब कुछ ऐसे घर बनाते थे कि घर की दीवार से ही चिपटा हुआ खेत होता था, कि ताकि बाउंड्री भी बन जाए और ये किसका खेत है, उसकी सुरक्षा भी हो। अब साथ-साथ जब उन्होंने खेती करना शुरू कर दी, तो उन्हें जानवरों की अहमियत भी पता चली। फिर उन्होंने जो है जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया। अब जो है क्या करते, जब अनाज काटते, तो अनाज तो वो खुद खाते और जो अनाज का वेस्ट है, वो जानवरों के लिए रखने लगे। अब हम ये देखते हैं कि चलिए मैं एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ कि क्या आप जानते हैं कि कुत्ता यानी कि डॉग सबसे पहला ऐसा एनिमल है जिसको डोमेस्टिकेट किया गया, जिसको पालतू जानवर बनाया गया। अभी भी बहुत लोग डॉग रखते हैं और कुत्ता ही सबसे पहला ऐसा जानवर था जो हमें मिलता है, जिसके शाख मिलते हैं, जिसको जो है डोमेस्टिकेट सबसे पहले किया गया। और उसके बाद उन्होंने बकरी, गाय, भैंस, भेड़ इन सबको भी रखना शुरू कर दिया, क्योंकि ये इनके भैंस, गाय ये सब दूध में भी काम आते थे और बाद में मीट के भी काम आते थे, दूध के भी काम आते थे और साथ में इनके खेतों में भी इनके लिए काम आते थे। और भेड़ों की खाल से वो वस्त्र बनाने लगे और ये उससे जो है कपड़े में जैसे हमें जो अगर खेती जो क्या उगाते थे, ये गेहूँ उगाते थे, जौ उगाते थे और कपास की खेती भी करते थे। तो ये हमें सब देखने को मिलता है। अच्छा देखिए, जब उन्होंने खेती करना शुरू की, तो उन्होंने ये देखा कि जब हमने ज़मीन में बीज बोए, बीज निकला और बीज के बाद फसल बनी, तो ज़मीन ने उस पौधे को ऐसे पाला, ऐसे सींचा जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को सींचती है। शायद इसी वजह से उन्होंने जो है धरती को पूजना शुरू कर दिया। और अभी भी देखिए, अगर हम अपने अपने कल्चर को देखें, अपनी संस्कृति को देखें, तो बहुत सारे जो लोकगीत हैं या बहुत सारे जो फेस्टिवल हैं, वो कहीं न कहीं हमारे
इससे सारी जो फसल है उससे कहीं ना कहीं संबंधित है। ये फसल कटने और फसल बोने के टाइम में फेस्टिवल होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे उन सब चीजों से भी संबंधित है। अभी तक हमने अगर हम बात करें इसकी कि मानव ने जब मैंने कहा कि जब बीज बोए तो उसको माँ का रूप देना शुरू कर दिया, और इसी समय में जो है हमें पहिए की खोज मिलती है। कि अब आप जानिए कि जब पहिया की खोज हुई होगी तो लाइफ में कितना ड्रास्टिक चेंज आया होगा मानव की, कि उसने पहिए, अब आग भी खोज ली है, खेती भी करने लगा है, डोमेस्टिकेशन भी करने, मतलब जानवरों को भी पालने लगा है। अब पहिए की खोज भी हो गई। पहिए की खोज हो गई तो पहिए ने क्या है, इनकी लाइफ को चेंज कर दिया, क्योंकि पानी खींचने में आसानी हो गई कि वो पुली की तरह उसको यूज करने लगे। ट्रांसपोर्ट में इसकी आसानी हो गई कि इधर से उधर सामान ले आना है, उसको ले आने में इनको आसानी हो गई। पहिए पहिए के आविष्कार से ही मिट्टी के बर्तन लगे। आग की खोज तो ऑलरेडी है ही, तो मिट्टी के बर्तन बनाने में आसानी हुई नहीं। तो ये हम सब देखते हैं कि इस तरीके से जो है नवपाषाण युग में मानव ने अपना कितना विकास किया और किस तरह से उसकी लाइफ हमें चेंज होती हुई दिखती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर नवपाषाण युग के हम औजारों की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि चिकनी सतह वाले घिसाई किए हुए हमें पहली बात ही गोलाई के औजार मिलते हैं, इन औजारों को उन्होंने पैना कर दिया था। इस पर उन्होंने पॉलिश की थी और ये बहुत प्रभावी थे, बहुत ही, मतलब जो पहले के थे उससे ज्यादा ही प्रभावी थे। विभिन्न प्रकार की हमें कुल्हाड़ियां, पत्थर के औजार के अतिरिक्त इस युग में हमें विभिन्न स्थानों से विविध प्रकार की हड्डियों की बनी हुई वस्तुएं जैसे सुइयां, स्क्रैपर, भूमि में छेद करने वाले औजार, तीरों के अग्रभाग, पेंडेंट, चूड़ियां, कान के बुंदे, ये सब भी हमें इस युग में देखने को मिलते हैं। अब हम ये कहें कि संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि इस युग में इन्होंने खेती करना सीखा, पहिए का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ। इसी साथ-साथ आप ये देखिए कि संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि इस काल में मानव जो शिकारी था और जो खानाबदोश का जीवन व्यतीत कर रहा था, वो एक संग्रहकर्ता बन गया, और संग्रहकर्ता से वो पेड़-पौधे उगाने वाला बन गया। उसके बाद फिर उसने पशुपालन करना शुरू कर दिया। इस तरह से उसकी ज़िंदगी में फिर वही पशुपालन उन्होंने उसने जो है एक जन समूह का रूप में हम उसे पहचानने लगे। तो हम कितने सारे चेंजेस इस उसमें देखते हैं।